उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऑप्टिक्स क्लास के हिंदी मीडियम का दूसरा क्लास है। ये ऑप्टिक्स यूनिट 6 क्लास का हिंदी मीडियम का ये दूसरा क्लास जो है ये आप लोगों के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। यूनिट 6 ऑप्टिक्स मीडियम हिंदी क्लास नंबर 2। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास के लास्ट में पूछा गया था या बताया गया था परावर्तन दो तरह का होता, एक समरूप और दूसरा असमरूप। क्लास के अंत में पूछा गया था कि समरूप और असमरूप ये दो परावर्तन के पीछे जिम्मेवार कौन। कुछ विद्यार्थियों का मैसेज आया था, कुछ विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स आया था और वो बिल्कुल सही था। समरूप और असमरूप परावर्तन के पीछे जो जिम्मेवार है वो होता है परावर्तक सतह। कौन होता है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जिम्मेवार होता है कि परावर्तन समरूप होगा या परावर्तन असमरूप होगा। ये जिम्मेवार परावर्तक सतह होता है। यानी परावर्तक सतह का नेचर यानी परावर्तक सतह की प्रकृति जैसी होगी उसी हिसाब से परावर्तन का स्वरूप यानी परावर्तन का प्रकार वो डिसाइड होता है। अगर परावर्तक सतह बिल्कुल समतल, बिल्कुल समरूप अगर हुआ तो परावर्तन का स्वरूप होगा समरूप, और अगर परावर्तक सतह अगर रुखड़ा हुआ तो फिर परावर्तन का नेचर बदल करके हो जाएगा असमरूप। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का जो परावर्तन होती है, प्रकाश का जो परावर्तन होती है, यह परावर्तन दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रकाश का परावर्तन यह दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करती है। यानी प्रकाश का परावर्तन दो महत्वपूर्ण नियमों का पालन करती है। दोनों नियमों को मैं बारी बारी से बतला रहा हूं, आप लोग सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों से। नियम नंबर 1, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब समान तल में स्थित होते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण एवं परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब समान तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम पर आने के पहले मैं पहले नियम को इस चित्र के द्वारा स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले यहां ध्यान दें, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो है ये कह सकते हैं हम लोग क्या कहेंगे इसको? परावर्तक सतह। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। अब जरा ध्यान देंगे, पहले नियम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह की चर्चा पिछले क्लास में की जा चुकी है। वैसी कोई भी सतह जिस पर आने वाली प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाए
ऐसी सतह को हम लोग कहते हैं जो है परावर्तक सतह। पिछले क्लास में बताया गया था कि सबसे बढ़िया परावर्तक सतह जो माना जाता है वो है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मिरर। तो ध्यान दें, ये एक परावर्तक सतह है। मान लेते हैं ये जो सरल रेखा दिख रही है जिसको कि हमने नाम दिया है AO, AO, ये सरल रेखा जो दिख रही है, ये सरल रेखा दर्शा रही है AO, ये दर्शा रही है आपतित प्रकाश किरण। किसको दर्शा रही है ये? आपतित प्रकाश किरण। अब सवाल उठता है आपतित प्रकाश किरण किसको कहेंगे? ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण कहते हैं जो प्रकाश आ रही है, जैसा मैंने पहले क्लास में बतलाया था, हर प्रकाश ऊर्जा किरणों के रूप में गमन करती है, जिसको हम लोग एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर इस सरल रेखा द्वारा AO इसको दर्शाया गया है आपतित प्रकाश किरण। तो ये रेखा AO दर्शा रही है आपतित प्रकाश किरण, यानी आने वाली, आपतित का मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे आने वाली प्रकाश किरण। अब ये आकर के टकरा रही है परावर्तक सतह के किस बिंदु पर? बिंदु O पर। किस बिंदु पर टकरा रही है? आप लोग को ध्यान आ रहा होगा किस बिंदु पर टकरा रही है? बिंदु O पर। तो बिंदु O को हम लोग क्या कहेंगे? O यहां दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आके प्रकाश टकराती है वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। तो बिंदु O जो है ये पॉइंट कहलाता है आपतन बिंदु। अब यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि ये जो परावर्तक सतह है, ये इस परावर्तक सतह के आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश आके टकरा रही है, उस बिंदु पर परावर्तक सतह से हम लोग एक काल्पनिक डालते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है कि आपतन बिंदु के परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत डाला गया काल्पनिक लंब। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत डाला गया एक काल्पनिक लंब, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये जो आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये आगे भी हम लोगों को काम देगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, सबसे पहले उसको नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु, नंबर 1। नंबर 2, कि आपतन बिंदु पर ये जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह के लंबवत, इस परावर्तक सतह के लंबवत हम लोग एक काल्पनिक लंब डालते हैं, उसको कहा जाता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, अब यहां पर प्रकाश आके टकराई और टकरा करके यहां से रिटर्न हो गई, यानी परावर्तित हो गई। तो ये जो दिख रही है सरल रेखा OB, इस OB को हम लोग कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। तो परावर्तन के जो प्रथम नियम है, परावर्तन का प्रथम नियम कहता है, ध्यान देंगे, परावर्तन का प्रथम नियम कहता है आपतित प्रकाश किरण, नंबर 1। परावर्तित प्रकाश किरण जो दिख रहा है OB, एरो पर आप लोग ध्यान देंगे, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। और तीसरी बात कि ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, जिसको चित्र में दर्शाया गया है OZ, आपतन बिंदु पर अभिलंब,
ये तीन का तीनों, यहां आप लोग ध्यान देंगे, ये तीनों किसमें होते हैं? समान तल में स्थित होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ये जो अभिलंब की बात हो रही है इस पर ध्यान रखेंगे, ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से ये काल्पनिक होती है। इसको हम लोग कल्पना करते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, हम लोग कल्पना करते हैं कि उस बिंदु पर एक परावर्तक सतह के एक लंबवत एक रेखा की कल्पना करते हैं, जिसको कहा जाता है परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। तो चित्र पर अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, चित्र पर कंसंट्रेट करेंगे, तो मैं जो बता रहा हूं वो सारी बातें आप लोगों के दिमाग में चली जाएगी। आपतित प्रकाश किरण यानी AO, परावर्तित प्रकाश किरण यानी OB, डायग्राम पर ध्यान रखेंगे, और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु O पर डाले गए अभिलंब, यानी ये जो तीन रेखाएं आप लोगों को दिख रही है, ये तीनों रेखाएं परावर्तन के प्रथम नियम के हिसाब से ये तीनों रेखाएं हर हाल में समान तल में होती है, बशर्ते कि ये तीनों समान तल में तभी होगी जब पिछले क्लास में जो लास्ट में चर्चा हुई थी, समरूप परावर्तन की स्थिति में तीनों रेखाएं हमेशा एक ही तल में स्थित होती, और समरूप परावर्तन की स्थिति में हो सकता है ये तीनों रेखाएं समान तल में नहीं हो सके, लेकिन समरूप परावर्तन की स्थिति में ये तीनों रेखाएं हर हाल में समान तल में स्थित होती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम कहता है, ध्यान देंगे, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण समरूप परावर्तन की स्थिति में समान होते। ध्यान रखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी यह जो दूसरा नियम है ये पूरी तरह से किस पर आधारित है? कोण यानी एंगल पर। तो अब सवाल उठता है, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण पहले है क्या? पहले हम लोग इन दोनों कोण को समझेंगे और तब जाकर के दिमाग में सेट करेंगे कि ये दोनों कोण समरूप परावर्तन की स्थिति में क्या होती है? हमेशा समान होती। अब मैं आ रहा हूं, ये दोनों कोण है क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, ये दोनों कोण है क्या? डायग्राम पर आप लोग नजर डालें, डायग्राम पर आप लोग नजर डाल रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब। तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण जो भी एंगल बनाती है, जो भी कोण बनाती है, आप लोग ध्यान देंगे डायग्राम पर, अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण जो भी कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आपतन कोण को I से क्यों डिनोट कर रहे हैं? उसके पीछे का जो कारण है मैं बतला दूं कि ये जो आपतन है, आपतन को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट, ठीक है, आपतन को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट या इंसिडेंस। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है I, इस कारण से आपतन कोण को हम लोग I से दर्शाते हैं। आपतित होना,
आपतित होना के लिए हम लोग इंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं और आपतन के लिए इंसिडेंट। तो चाहे इंसिडेंट हो या इंसिडेंस हो, फर्स्ट अल्फाबेट इसका यूज होता है आई। इसलिए हम लोग आपतन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आई। अब दूसरी बात, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब दूसरी बात, दूसरा ये है परावर्तन कोण। ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो भी कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। फिर यहां पर क्वेश्चन कि परावर्तन कोण को R से क्यों डिनोट करते हैं? उसके पीछे कारण है, परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट अल्फाबेट इसका क्या आ रहा है? R। इसलिए परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं? R से। तो आपतन को इंग्लिश में इंसिडेंस, इसलिए आपतन कोण को एंगल I, और परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसलिए उसको इंग्लिश में उसको डिनोट करते हैं किससे? R। तो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आगे हम लोग इसका यूज भी करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, ये जो एंगल आई है यानी आपतन कोण, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण एंगल आई, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित प्रकाश किरण जो एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल आर, यानी परावर्तन कोण। तो अगर परावर्तन कैसा हुआ? समरूप। तो अगर परावर्तन समरूप हुआ तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हर हाल में क्या होता है? समान। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीन एक ही तल में होते हैं, नंबर 1। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण हमेशा वैल्यू में इक्वल होते हैं, वैल्यू में समान होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों का दोनों नियम लागू होते हैं कब? जब परावर्तन का नेचर कैसा हो? समरूप। परावर्तन का नेचर कैसा हो? समरूप। तो समरूप परावर्तन की स्थिति में प्रकाश के परावर्तन दो नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बतलाया था कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो सतहें जिम्मेवार होती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। सबसे बढ़िया परावर्तक सतह जो माना जाता है वो है दर्पण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिरर। ठीक है, दर्पण, दर्पण को सबसे बढ़िया परावर्तक सतह माना जाता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है समतल दर्पण और दूसरा कहलाता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है,
समतल दर्पण की मैं केवल जानकारी दे रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस में गोलीय दर्पण है, लेकिन हम लोग प्रतिदिन समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सब लोगों को पता है, हम लोग समतल दर्पण आईना जो देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये दर्पण के दो प्रमुख हिस्से कहे जाते हैं। तो कोई भी परावर्तक सतह में सबसे बढ़िया परावर्तक सतह होता है दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, पहले हम लोग चर्चा करेंगे समतल दर्पण की। तो ध्यान रखेंगे समतल दर्पण, हालांकि यह सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रतिदिन समतल दर्पण को इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर हम लोग समतल दर्पण को इस्तेमाल करते हैं, तो विद्यार्थियों में ये जिज्ञासा होती है, समतल दर्पण के बारे में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन दर्पण को जानने से पहले हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझना होगा, जिसका नाम मैं पहले लिख रहा हूं। ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब नाम तो सबका सुना हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। ये प्रतिबिंब क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के पहले मैं एक शब्द का नाम लेना चाहूंगा, बिंब। बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। बिंब कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी इसको हिंदी में एक दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं वस्तु। ठीक है, तो बिंब और बिंब में क्या नाम अटैच हो गया, क्या टर्म अटैच हो गया? प्रति। तो क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो बिंब यानी वस्तु से तो सभी लोग वाकिफ हैं। बिंब मतलब वस्तु, सभी विद्यार्थी जान रहे हैं वस्तु क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जब बिंब के पहले ये शब्द लग जाए, कौन सा शब्द? प्रति, तो बन जाता है वो प्रतिबिंब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है प्रतिबिंब। तो आप लोग सब अपनी अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। हम लोग हिंदी मीडियम ऑप्टिक, ध्यान रहे ऑप्टिक का हिंदी मीडियम का जो क्लास 3 होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, कितने तरीके का प्रतिबिंब होता है, और तब जाकर के हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होता है। वीडियो की लंबाई ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि डेटा लिमिट होता है। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने तरह का होता है, इसको हम लोग पहले जानकारी लेंगे और तब समतल दर्पण। तो उम्मीद है आप लोग प्रतीक्षा करेंगे। आप लोगों को यह सूचित करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।